हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी, और इसी 11वीं क्लास में हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं आधारिक संरचना। तो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी आधारिक आपकी संरचना में 2 लेक्चर हम लोग अपने कंटिन्यू कर चुके हैं। तो एक लेक्चर में हमने आधारिक संरचना की पृष्ठभूमि को पढ़ा कि किसको हम आधारिक संरचना कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है बेसिकली, और हम उससे समझते क्या है, और आधारिक संरचना से कैसे उसकी प्रासंगिकता है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे लाभदायक है। और इन सभी पर हम लोगों ने आपका गौर करके एक एक करके हम लोगों ने बात की। ठीक, आधारिक संरचना की स्थिति को पूरा जान लिया और इसको पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, और आगे बढ़ने के साथ हमने इस पर देखा कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। और अब देखिए, पूरा इतना देख चुके थे, फिर हमने कहा था कि हम इसमें प्रमुखतः 2 सेक्टरों की हम लोग बात करें, एक ऊर्जा की बात करेंगे और स्वास्थ्य की। तो हम ऊर्जा को तो हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे, कुछ हेल्थ में भी हम लोग आगे बढ़ गए थे, हेल्थ की तरफ। अब देखिए, ऊर्जा को हमने देखा, ऊर्जा को, सब चीजों को हम देखकर ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, कितना परिवारक कंजप्शन है, कितना हिस्सेदारी है, इन सभी को हम लोग आपका लेक्चर के अंतर्गत अपने लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े और आगे बढ़ के इनको देखें और गौर करें। तो यहाँ तक हम लोग आपका पढ़ चुके थे, किसानों ने कैसे हेल्थ में अपना काम किया है, क्या 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 चीजें उनकी रही हैं। क्लियर है स्वास्थ्य में कि कोविड के बाद कैसे स्थिति हमारे सामने पनपी है और क्या क्या चीजें हमारे सामने आई हैं। इन नई चीजों को विचारात्मक हमने इनको किया, अध्ययन भी हमने इनका किया था, और कैसे कैसे हमने इनको मापा है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें आपका देख चुके हैं, और एक एक करके हम लोग इसमें बात भी जो है कर चुके हैं। अब बेसिकली बात करेंगे निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की आधारित संरचना कि प्राइवेट सेक्टर में कैसा आपका हेल्थ को लेकर उसका स्थिति है, और हेल्थ को लेकर क्या उसके नजरिए हैं, कैसा हेल्थ सेक्टर आपका काम कर रहा है, डेवलपमेंट की क्या कंडीशन है हेल्थ में, और हेल्थ के लिए प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर ने क्या योगदान दिया है। कह रहे हैं कि हाल ही के समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया है। यानी कि जो सार्वजनिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हैं, वो इतने सफल नहीं हुए हैं अपने कर्तव्यों में जितना होना चाहिए। इसके बारे में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो जो हमारा अगला आपका चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकार ने क्या योगदान दिया है, कैसे उनका कंट्रीब्यूट रहा है, इन सभी के विषय में हम लोग जो है अगले लेक्चर के अंतर्गत आपका गौर करके पढ़ेंगे। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके बारे में हम अगले अध्याय करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। अब कह रहे हैं जो आपका हेल्थ का सेक्टर है, इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर बड़ा बढ़ा है, जबकि बढ़ना क्या चाहिए था, सरकारी सेक्टर। अगर सरकारी सेक्टर बढ़ेगा, लोगों को किफायती दर पर उनका इलाज होगा, लोगों की पहुंच इलाज पर आसानी से हो सकेगी, अधिक लोग उसका उपयोग कर सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे, और क्लियर है सरकार जो है इस तरह पर ध्यान दे। लेकिन हुआ क्या है, सरकार इसको इतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई। बहरहाल की अब हमने योजना बनाई है कि हर जो आपका जिला है या कम से कम हर प्रदेश में एक एम्स तो बनाएंगे। सोच के देखिए, आज भी हमारे पास अगर आप डाटा पढ़ोगे, शायद इसी चैप्टर मिल जाए, तो 40,000 पर एक डॉक्टर हमारे पास है। कितने पर? 40,000। जबकि ये 400 से लेकर वो आपका 300 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन आज भी कितना है? 40,000 पर एक डॉक्टर हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में बड़ा महंगा है ये चीजें। देखिए, विदेश की तुलना में तो कहीं जगह पर बहुत सस्ता है, लेकिन भारत में हेल्थ फैसिलिटी महंगी है। महंगी क्यों है? क्योंकि निजी क्षेत्र इसमें इतनी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया, इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं रहा, तभी तो आपके प्राइवेट सेक्टर ने वहां पूरा कैप्चर किया हुआ है। कह रहे हैं कि एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है। कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट से पता लगा है कि भारत में 70% जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल में 70% कितने हैं? आपके प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं। आप सोच के देखिए, आपके पास 100 हॉस्पिटल हैं, 100 में से 70 आपके निजी है, 30 सरकारी है। और सरकारी अस्पतालों की स्थिति आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास
उपलब्ध बेड का 2/5 हिस्सा है। लगभग 60% दवाखाने निजी क्षेत्र चला रहे हैं। जितने भी आपके मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल्स हैं उनके 60% निजी सेक्टर है। वे 80% बाह्य रोगी और 40% अंतर रोगी स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। जितना भी आपको नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त है, इसमें 80% कवर है। आपके फेफड़े का, अपने हार्ट का, हड्डी का, इंस्टाइन का कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करना है, ये सब आपका 40% है, उनकी कवर है पूरी। क्लियर है। पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा का मतलब होता है वहां उनको सिखा रहे, प्रशिक्षण का मतलब है उनको उसके विषय में आपके ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेडिकल प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, और रोग निदान कैसे होगा उसका अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो आपका दवाई की बिक्री है ये भी साथ में कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी को आपका बढ़ा रहे हैं, रोगों पर निदान कैसे हो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दवाई की बिक्री कर रहे हैं। क्लियर है। और क्या है, अस्पताल निर्माण के लिए मेडिकल सेवाओं के स्वास्थ्य में एक क्या है विशेष यानी कि आपकी प्रमुख भूमिका रही है। वर्ष 2001-2 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 80% से अधिक व्यक्ति ने स्वास्थ्य आपका स्वामित्व वाले जो समय समय पर भाड़े या श्रमिक में काम लेते हैं। विद्वानों ने यह कहाँ पाया है कि भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से बिना और किसी विनियमन के विकसित हुआ है। कुछ निजी चिकित्सकों का यह पंजीकरण भी नहीं हुआ है, और कहीं हम आपके फर्जी चिकित्सक हैं। कहीं पर देखिए ऐसी स्थिति है, कहीं पर आपके फर्जी डॉक्टर भी बैठे हुए हैं जिनका पंजीकरण नहीं, डॉक्टर बने हुए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे आपके जो कारण हैं, चीजें हैं, वो आपके सामने है। क्लियर है, ये आपको देखा। चलिए, तो ये स्थिति है, ये रिपोर्ट है। आप सोच के देखिए 70% पर कौन है, प्राइवेट हॉस्पिटल का कब्जा है। आइए एक बार थोड़ा सा हम आपकी नजर दौड़ाते हैं, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं कि हेल्थ पर भारत का क्या हिसाब किताब है, कैसी पकड़ है, क्या कंडीशन है, भारत सरकार उसके लिए क्या पहल चला रही है, किस तरह की योजनाओं को आपका सुनिश्चित कर रही है। इन सबको देखना और समझना हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आइए इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य आधारित संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं को 3 स्तर में बांटा गया है। यानी कि जो बेसिकली हेल्थ है, हेल्थ को हमने उनकी स्ट्रक्चर और फैसिलिटी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय, और तीसरा है तृतीय। 3 सेक्टर्स को हमने बेसिकली आपका डिफाइन किया है। क्लियर है। और कह रहे हैं कि इन प्रचलित समय समस्याओं का ज्ञान और उनमें पहचान, रोकने का, अनियंत्रित करने की विधि है। खाद्य आपूर्ति तथा उचित पोषण व जल की पूर्ति व मूलभूत स्वच्छता, शिक्षा, मातृ देखभाल, प्रमुख संक्रमण, बीमारी और चोट के प्रतिरोध, मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन और दवाओं की प्रावधान शामिल है। और ऑक्सीडेशन नर्सिंग डिवाइस का पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करता है और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गांव और छोटे मोटे कस्बों में अस्पताल बनाया गया है। आमतौर पर यह डॉक्टर, एक नर्स और एक सीमित मात्रा में दवा उपलब्ध होती है। ठीक है। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और उप केंद्र के नाम से जाना जाता है। जब एक रोगी की हालत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सुधार नहीं हो पाता तो उन्हें द्वितीयक या माध्यमिक क्षेत्र में अस्पतालों में भेजा जाता है, जिन अस्पतालों में शस्त्र चिकित्सा, एक्सरे, ईसीजी बेहतर सुविधा होती है और उन्हीं के माध्यम से चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं वे प्राथमिक चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दोनों प्रकार के होते हैं। वे प्रायः आपका जिला मुख्यालय और आपके बड़े बड़े कस्बों यहाँ की अस्पताल में उस स्तर के उपकरण और दवाई के माध्यम से भी ऐसे गंभीर समस्याओं का निपटान करते हैं जिनकी सुविधा प्राथमिक या माध्यमिक अस्पतालों में हो। ऐसा हो, प्राइमरी या सेकेंडरी जो हॉस्पिटल हैं उनके अंतर्गत ये सारी चीजें हों, उनका दिखाई देता है। कितने क्षेत्र में ऐसे प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं जो न केवल मेडिकल, उत्तर मेडिकल शिक्षा प्रदान किए करें और अनुसंधान करें, बल्कि वे विशिष्ट सेवा में भी प्रदान करें। इनमें से कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, मेडिकल ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता, ये लोग आपका जुड़े हुए हैं।
तो आप देखिए कौन सा है आपका मेडिकल में, आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, यानी कि इसको बोलते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़, और आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड हेल्थ न्यूरो साइंस बेंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। ये बहुत बड़ी यूनिट है जो आपका आपका टर्सरी सेक्टर में इनको हेल्थ पर अपना जो विशेष रिपोर्ट्स हैं ये जो उनको आपका बनाती है। क्लियर है? और इसको देख लेंगे हम लोगों को, देख लिया इतना, आगे बढ़े। चलिए अब है बड़ा अच्छा टॉपिक है, एक एक नया कॉन्सेप्ट चला है भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में, चिकित्सा टूरिज्म। चिकित्सा पर्यटन एक महान अवसर। अब देखिए चिकित्सा टूरिज्म में है क्या, बेसिकली हम इसको पढ़ने से पहले आराम से समझते हैं। चिकित्सा टूरिज्म, मैं आपका बीमार हूं और मुझे लगता है कि मेरे को कुछ बीमारी हो गई है असाध्य, जैसे कैंसर, टीबी, या कुछ मेरे को डायग्नोसिस कराना है या कोई आपका ट्रांसप्लांट कराना है, और मेरे को लगता है कि वो मेरे देश में बड़ा महंगा है। ठीक है, मैं रह रहा हूँ यूएस में और मुझे पता है कि मेरे को दांत चेंज कराने हैं पूरे, और दांतों का खर्चा लगभग वहां आ रहा 10 लाख रुपए, ऐसा मानिए। मैं क्या करूंगा, मैं भारत में किसी हॉस्पिटल से आपका टाई अप करूंगा, पूछूंगा कि मुझे अपने डेंटिस्ट से या कोई आपका लीवर किडनी के डॉक्टर से कि मेरे को चेंज कराना है, कितना पैसा लग जाएगा। वो कहेंगे 3 लाख रुपए लगेगा, 4 लाख रुपए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपेरिजन बताऊंगा फिर आपको। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ वीजा बनाया और हेल्थ वीजे के नाम पे, हेल्थ टूरिज्म के नाम पे वो भारत आते हैं और आके यहाँ के हॉस्पिटल में अपना 1 आध महीना रहते हैं, अपना इलाज कराया और वापस आपका चले जाते हैं। यानी कि उनके देश में वो इलाज बहुत महंगा है, उस इलाज को सस्ती किफायती दर पर कराने के लिए वो किसी देश में हेल्थ टूरिज्म यानी कि मेडिकल टूरिज्म पर आते हैं। क्लियर है? कैसे आते हैं? मेडिकल टूरिज्म पर। वीजा भी आसानी से मिल जाता है और काम भी जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अपने टेलीविजन समाचार पत्रों में देखा होगा कि बड़ी संख्या में विदेशी शस्त्र चिकित्सा यानी कि गुर्दारोपण, यानी कि जो किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, किसी को दांत में चेंज कराए, यहाँ तक कि आपका सौंदर्य, यानी कि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपका अपने जो प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए आते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी है। कह रहे हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या करते हैं, हम लोग हेल्थ पर काम करते हैं और हमारे पास कैसे हैं, योग्य डॉक्टर है। भाई देखो 2-4 चीज में तो भारत का नाम है, डॉक्टर में, इंजीनियर में और जम्स एंड ज्वेलरी में कोई भारत को, और आपके सर्विस सेक्टर में, होटल लाइन में कोई भारत में आपको टक्कर नहीं दे सकता। क्लियर है? और इतना बीपीओ केपीओ भारत में अच्छा सवाल है, इतना कहीं नहीं सस्ता। क्लियर है? तो भारत में कुछ चीजों में विशेष योगदान है, वर्ल्ड में बड़ा इनकी डिमांड है। और कह रहे विदेशों को उनके देश में ऐसी चिकित्साओं के लिए लगने वाली कीमतों की अपेक्षा हमारे चिकित्सा सुविधा में काफी सस्ती है। और कैसा लगता है कि भैया जो हम कर रहे हैं बड़ा सस्ता है हमारे यहाँ, और इसलिए लोग क्या होते हैं, मेडिकल टूरिज्म के नाम पर इंडिया आते हैं। ठीक, 15% संभावना है और विशेषज्ञों की है, भविष्यवाणी है कि 2020 में मेडिकल आपका पर्यटन से 500 अरब रुपए से अधिक की आय अर्जित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 500 अरब रुपए से भी अधिक की जो आय है वो आपका अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल की अलाभकारी। समुदाय एक अच्छी, समुदाय मतलब आपका कम्युनिटी में किसी को आपका देखभाल करना, इसकी बात की गई है। कह रहे हैं कि समुदाय एक अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पर इस प्रकार विचार करती है कि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रशिक्षण करके आपका स्वास्थ्य देखभाल करने में लगा जाता है। देश में कुछ हिस्सों में इस विधि का प्रयोग पहले से किया जा रहा है। सेवा सुनियोजित महिला समिति अहमदाबाद में अकॉर्ड नीलगिरी भारत के लिए कर रही एक ऐसी गैर सरकारी संस्था है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम बोलते हैं एनजीओ, दोहरा पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षण स्वास्थ्य की प्रणाली में लगाया जा रहा है। देश में कुछ ऐसे हिस्सों में विधियों का प्रयोग कर रहे हैं जो पहले स्वास्थ्य नियोजित महिलाएं हैं, अहमदाबाद में इन सबको देख रहे हैं। और कह रहे हैं कि व्यापार संघ ने अपने सदस्यों के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराएगा। हमारे आसपास के गांव को निम्न लागत पर स्वास्थ्य की देखभाल सुविधा प्रदान है। इस संबंध में सार्वजनिक आदरणीय और खूब विख्यात पहल
शाहिद अस्पताल ने की है। इस अस्पताल का निर्माण मध्य प्रदेश के दुर्ग में छत्तीसगढ़ आपका श्रमिक संघ श्रमिकों ने 1983 में किया था। वैकल्पिक स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुछ प्रयास किए हैं। ठाणे महाराष्ट्र आपका कबीले लोग संगठन, काश्तकारी संगठन ने इसका उदाहरण है। कुछ काश्तकारी लोगों ने भी, कुछ आपके कबीले लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ पर उन्होंने आपका जोर दिया है, ताकि एक पूरी कम्युनिटी को स्वस्थ रख सकें, उस पर काम कर सकें और न्यूनतम लागत पर साधारण बीमारी में गांव के स्तर पर उपचार करने के लिए महिला स्वास्थ्य कर्मियों को आपका प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले एक बार थोड़ा सा ये देखिए। कह रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत के स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स 2015-17 के बीच में दिखाया गया है। कुछ सूचक है, जैसे शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से नीचे की में आपके मृत्यु प्रति 1000 में काउंट करते हैं हम लोग। प्रशिक्षण परिचालक जन्म, प्रतिरक्षित शिशु यानी कि डीपीटी और जेडीपी और जेब से बाहर वीएमए स्वास्थ्य पर निर्भर, इन सब पर हम लोग आपका बेसिकली विचार करेंगे और उसको देखेंगे। चलिए देख लीजिए, एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। देख लिया? चलिए, शिशु मृत्यु दर 1000 पर जिंदा शिशु भारत में कितना है? 30, चाइना में 7.5, अमेरिका में 5.6 और श्रीलंका में हमसे अच्छा है 6.4। देखिए हमसे छोटा देश है और हमसे अच्छा है। 5 वर्ष से आपके नीचे शिशु दर में 36.6, 8.6, 5, 7.4। प्रशिक्षण में देखिए 81.84। देख रहे हो, यहाँ भारत थोड़ा ठीक रहा है ना। और प्रतिरक्षी शिशु डीबीटी में यहाँ भारत का रिकॉर्ड अच्छा है। और जेडीपी में आपका रूप से कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी तो यहाँ थोड़ा सा कम है, यानी कि हम कितना अपने जीडीपी का पैसा खर्च कर रहे हैं हेल्थ में। तो आप देखिए यूएस 17% करता है, चाइना भी आपका लगभग 6% करता है, श्रीलंका लगभग 4 और हम आपका 4 भी नहीं कर पाते। तो ये सोच के देखिए कि हम अपने जीडीपी में हेल्थ और एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करते हैं, ये हमको मेन देखना। जेब से बाहर का व्यय और स्वास्थ्य पर वर्तमान व्यय की प्रतिशत के रूप में तो 65% भारत में लोग अपने हेल्थ पर खर्च कर देते हैं, चाइना में आपका 36, यूएस में 11 और आपका श्रीलंका में 50। तो अगर यह आंकड़ा कम हो जाए तो लोगों के पास पैसा बचेगा, सेविंग होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उनका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है समाज में जितनी हमारी विसंगति फैली हुई है, इक्वलिटी आएगी, समाज बढ़ेगा और सुधरेगा और एक परिपक्व समाज के रूप में सामने उभरेगा। क्लियर है? तो हर चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, आपस में जुड़ी हैं, उनका एक दूसरे से पर हमारे समाज पर, हमारे आप पर आपका प्रभाव है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो यहां तक इतना हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि क्या स्थिति रही है 1990 के दशक से उदारीकरण के उपाय में। अनेक अप्रवासी भारतीय और औद्योगिक तथा दवा कंपनी ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटन को आकर्षित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि जो आपका मल्टी हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है। और क्या आप सहमत हैं कि भारत के अधिकतर लोग इस प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की सेवा प्राप्त कर सकते हैं या क्यों नहीं? कह रहे हैं जिस तरह के इतने तकड़े आपने हॉस्पिटल खोल दिए विदेशियों को या अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, क्या गरीब लोग, आम लोग उसमें अपना इलाज करा सकते हैं या नहीं? करा सकते हैं और क्यों? तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते, क्यों नहीं करा सकते? ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में 6 व्यवस्थाएं हैं। आयुर्वेद, यूनान, योग, यूनान, सिद्धा, क्लियर है, और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्यो। देखिए आप किसी का इलाज आयुर्वेद से करा सकते हैं, किसी का योग से कर सकते हैं, यूनानी से कर सकते हैं, सिद्धा जो हम जिसको पंचकर्मा कहते हैं, और एक नेचुरल आपका थेरेपी से होता है, और होम्योपैथी से होता है। क्लियर है?
इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ठीक, आप इलाज करा सकते हैं। अंग्रेजी के अनुसार भारतीय प्रणाली के अनुसार इसे आयुष कहा गया है। क्या कहा गया है? आयुष। आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा, इसको आयुष कहा गया है। आयुर्वेद, यूनान, सिद्ध, प्राकृतिक, होम्योपैथी। वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 4095 आयुर्वेद अस्पताल है और 27,951 दवाखाने हैं। 8 लाख पंजीकृत आपके चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हैं। लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षणिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार की रूपरेखा बने हैं, इसमें कुछ नहीं किया गया है। कि बना दिया आपने, भैया ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उनके ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, उनका कोई मानककरण आपने नहीं लिया है, किस तरह से उनको फॉलो करेंगे उसकी कोई रूपरेखा आपने कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है। बस कह दिया हाँ कुछ ऐसा कर लेंगे हम लोग। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में भारी संभावना है। अगर आप लोग हेल्थ को अच्छे से आपका डेवलप कर जाओ तो मैं मानता हूं कि एक भारत का बहुत ग्रोइंग अप सेंटर है। कैसा है? भारत का ग्रोइंग अप सेंटर है और बहुत बड़े रूप में आप इसको देख सकते हैं। वे हमारे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अनेक समस्या का निराकरण भी कर सकती हैं क्योंकि वे प्रभावशाली और सुरक्षित और सस्ती हैं। कैसे हैं? प्रभावशाली हैं और सुरक्षित हैं और सस्ती। देखते हैं इनका स्वास्थ्य और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक एक मूल्यांकन है। ठीक है, कैसा है वो आपका? हेल्थ और हेल्थ आधारित बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिकेटर का एक हमको मूल्यांकन करना है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा कैसी है और इसके लेकर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा है, और उसको एक बार नजर मार लेते हैं कि भैया ये आपका पर्याप्त है या नहीं है। इसका हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब होती है जांच पड़ताल करते हैं कि ठीक ठाक है या क्या नहीं है। ठीक, मूल्यांकन करने से पहले आगे बढ़ेंगे, एक बार थोड़ा आपका देख लीजिए, फिर हम इसे मूल्यांकन कर लेंगे। देखिए, जैसा कि आपने पहले बताया गया कि देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर के साथ साथ संक्रमण और गैर संक्रमण रोगी की घटनाओं के सूचक में होता है। तो क्या क्या फैक्टर है आपको? भैया आपको शिशु मृत्यु दर देखनी है, मातृ मृत्यु दर देखनी है, जीवन प्रत्याशा देखनी है, पोषण कैसे मिल रहा, संक्रमण और गैर संक्रमण रोगों में कितनी कमी आई है, ये आपको देखना है। और सरकारी भूमिका की आधिकारिकता स्थान, सरकार कैसे अपना रोल निभा रही है हेल्थ को लेकर। और उदाहरण के लिए सारणी भी बतलाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.9%, यानी कि जितनी भी हमारी जीडीपी है, मान लीजिए जीडीपी में हमारा 100 रुपए का खर्च है, ये 100 रुपए हम लोग हमारी जीडीपी है, उसमें से केवल हम 9 रुपए 90 पैसे ही हेल्थ में खर्च कर रहे हैं, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, और इन देशों में विकसित और अविकसित दोनों देश आते हैं, डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री दोनों आते हैं। एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा निवास करता है। टोटल पॉपुलेशन का 1/5 हमारे पास ही है। 132 करोड़ है, हम सोच के देखिए। लेकिन इस देश में परिवार के कुल रोगियों का 20% बोझ यानी कि जीडीबी है, और विश्व व्यापार जीडीपी का एक सूचकांक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय से मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ लोगों के कारण असामर्थ्यता में बताने वाले सालों की कमी के लिए सन 2017 में एक अध्ययन में लगभग 2/3 जीबीडीटी को दिखाया गया है, जिससे अब रोगों को कुल बोझ ना समझा जाए जो हृदय, श्वसन प्रणाली, फेफड़े, किडनी, मोटापा, जीवन शैली से जुड़े गैर संचरीय बीमारी के कारण होता है। डायरिया, कम प्रशासन, संक्रमण रोग भारत में होने वाले कुल मृत्यु का 6वां हिस्सा है। वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 4.1 मिलियन की शुरुआत मृत्यु हुई है, जिससे कि अकेले भारत में 1/1 मिलियन क्लियर है कि मौतें हुई है। यानी कि जितना भी टोटल वायु प्रदूषण से उसकी मौत हुई है, टोटल 4.1 में से कितना हिस्सा भारत का है? 1.1 मिलियन अकेले भारत में है। यानी कि भारत को क्या कहा गया है? बीमारियों का घर। क्या कहा गया है? बीमारियों का घर। और कैपिटल ऑफ शुगर कौन है? इंडिया है। सबसे ज्यादा आपका शुगर के रोगी भारत में है। अब देखिए, कह रहे विगत 2 वर्षों में कैंसर प्रतिशत और दुर्घटना 11% है और मृत्यु दर भी इसमें बढ़ी है। अब कैंसर से लोग भारत में 8% लोग मर जाते हैं और 11% लोग आपके
दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट से निपट जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य को उपभोग करती है। ठीक है, और एक अध्ययन से पता चला है केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा जो आपके चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की वांछनीय संख्या उपलब्ध है। यानी कि भले ही आपने 100 हॉस्पिटल खोल रखे हैं, लेकिन 38 ही ऐसे हैं जो आपके सुचारू रूप से चल रहे हैं, जहां डॉक्टर आ रहा टाइम से, बाकी तो नहीं है भैया। ठीक, और कह रहे हैं केवल 30% में क्या मिल रही है, आपकी दवाई मिल रही है बस, और बाकी जगह आपकी दवाई भी सुविधा जो है आपकी पर्याप्त नहीं है। तो ये इस तरह की स्थिति है भारत में हेल्थ फैसिलिटी की। प्राइमरी सेक्टर कैसा काम कर रहा है, कितने उसमें लोग आ रहे हैं, कैसा आपका जा रहा है, क्या स्थिति है, कैसे प्राथमिक चिकित्सा में उनको ध्यान दिया जा रहा है, श्वसन संबंधी आपके चीजें क्या है, कैसे लोगों में फेफड़े, किडनी, मोटापा बढ़ रहा है, और आपका डायरिया की देखिए आज भी लू, हैजा जैसी बीमारी बड़ी आम हो गई है, और उनके लिए हम क्या चिकित्सा सुविधा अपना रहे हैं, इन सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए कह रहे शहरी ग्रामीण तथा निर्धन ग्रामीण विभाजन। अब शहर में और गांव में दोनों में आपके धनी और निर्धन दोनों लोग रहते हैं। भारत की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्रीय सहित है। जो भी हॉस्पिटल है सब आपका प्राइवेट एरिया के हैं। और स्थिति है कि ग्रामीण भारत में कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने ही हैं। सरकारी अस्पतालों में लगभग 7.3 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में केवल 30% बेड उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध नहीं है। इससे भारत के लोगों में आधारित स्वास्थ्य की में विभेद उत्पन्न हो गया है। और जहां तक है कि अस्पतालों का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख पर 0.3% अस्पताल है, और जबकि शहरी इलाकों में 3.6 अस्पताल ही है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में से एक्सरे, खून की जांच जैसे ये कोई सुविधा नहीं है, जबकि किसी शहर में ये बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा का निर्माण करती हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे स्वास्थ्य राज्यों में अपेक्षाकृत आपके पीछे है। यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान अब भी हेल्थ के मामले में बहुत आपका पिछड़ा हुआ है, जबकि हेल्थ सुविधा कहाँ अच्छी है, केरल में। हेल्थ और एजुकेशन के मामले में पूरे भारत में सबसे नंबर 1 राज्य कौन है, आपका केरल स्टेट। मैंने बताया था आपको शुरुआत में, क्लियर है। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण इलाकों में शिशु चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, आपका संवेदनहारा यानी, और साथ में प्रसूति व्यवस्था यानी कि मैटरनिटी जो होता है, डिलीवरी वगैरह के जो केस है, जैसी विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ गांव में नहीं है। इसके बावजूद 530 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 50,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इनसे 1.5 डॉक्टर बेहतर की कमाई के लिए विदेशी चल गए। अब 1/5 यानी कि लगभग 50,000 में से 5,000 लोग कहाँ चले गए, या 1,000 लोग हमको कहाँ जाना भैया, हमको विदेश जाएंगे, क्योंकि हमको पैसा कमाना, डॉक्टर बने, हमको मोटा नोट कमाना, हम तो विदेश जा रहे हैं। अन्य निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, और लोग कहते हैं नहीं सरकारी अस्पताल नहीं, हम तो निजी में रहेंगे, जो कि अधिकांश शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। इसलिए प्रवृत्ति का क्या कारण हो सकता है, आपने क्षेत्र में काम करने वालों को 1 या 2 डॉक्टर के साथ बातचीत करेंगे और आप कक्षा में चर्चा करेंगे। इस अध्ययन के अनुसार भारत में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों पर अपनी आय का 12% जो है खर्च करते हैं। भारत के लोग ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपए में से लगभग वो 12 रुपए आपका कहाँ खर्च कर देते हैं, अपनी हेल्थ पर खर्च करते हैं। और जबकि केवल 2% धनी लोग खर्च करते हैं। क्या होता है कि जब गरीब आपका बीमार पड़ता है तो कुछ जमीन बेचता है, या कुछ उपचार के लिए बच्चों को भूखा रख देते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं होती, उन्हें निजी अस्पताल में जाना पड़ता है, और हमेशा के लिए वो आपका ऋणग्रस्त हो जाते हैं। मौत के विकल्प को चुन लेते हैं कि अगर भाई पैसा नहीं है तो क्या करें, मर जाते हैं। ठीक है, और भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई तरह की पहल कर रहे हैं। जानकारी एकत्रित करें और उसकी समीक्षा करें। अब बात करेंगे महिला सुरक्षा स्वास्थ्य की, महिलाओं के लिए बेसिकली क्या कंडीशन है। तो महिलाओं के लिए जो कंडीशन है आप एक बार देख लीजिए, कैसा स्थिति बनी रही है, कैसे उनको कराया, सब आपने पढ़ा है। ठीक है, और बाद में इसका एक निष्कर्ष दिया है कि हाँ भाई हमारे यहाँ सुधार हो रहा है, सामाजिक मूल्य का अवलोकन किया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं की
देखभाल की जा रही है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार बेहद तक प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जितनी संतुष्टि होनी चाहिए इतना पर्याप्त सुविधा नहीं। तो चैप्टर मोटे मोटे तौर पर हमको एजुकेशन, हेल्थ और एनर्जी के बारे में समझाया। बेसिकली मुख्य तो आपका हेल्थ पर ही था और एनर्जी पर था। तो एक बार इसको गौर करके पढ़िए, देखिए कि क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या प्रासंगिकता बनी हुई है, इन सबको आपस में अध्ययन कर चैप्टर को पढ़ना और समझना। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।